Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Y classes, and today we are going to shift on our next exam that took place on 27th July 2025 and it was held in the evening. Evening shift का पेपर है, आज इसको डिस्कस करते हैं। पहले हमने 3 पेपर्स डिस्कस किए हैं, उसमें आप बच्चों का बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। आप लोगों ने जो क्वेश्चंस भेजे थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। तो देखते हैं, इसको भी समझते हैं इसमें क्या दिया गया था। वैसे आपको पहले भी क्लियर कर दिया गया था कि ये जो टेस्ट है ये आपके मैट्रिक लेवल की बात की जाए तो बहुत ऊपर हो जाएगा, उससे भी नीचे का लेवल रखा है। पहला आया, एज द प्लेन डैश थ्रू द टर्बुलेंस पैसेंजर्स डैश देयर सीट बेल्ट्स टाइटर द कैप्टन्स काम वॉइस रीअश्योर्ड एवरीवन। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखनी है, हमें ये देखना है कि हमारा ये जो पैराग्राफ दिया गया है, ये जो सेंटेंस दिया गया है, ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। जैसे ही हमने यहाँ पर देखा रीअश्योर्ड आया तो ये पास्ट टाइम रेफरेंस हो गया बेटा, इसका मतलब पास्ट की बात आएगी। जो ही प्लेन उड़े के लिए, अब नीचे से शुरू करते हैं। पहले आया फ्लॉन हमारा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग आप कब करते हैं बेटे, जब किसी चीज़ के कंप्लीशन की बात आती है, परफेक्शन की बात आती है, अकम्प्लिश कर दिया जाता है कोई टास्क, वहाँ पर करते हैं, यानी हैव का कोई रूप लगना चाहिए। दूसरा, इसका थर्ड फॉर्म का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, जब पैसिव वॉइस आता है। तीसरा प्रयोग कहाँ करते हैं, गेट या हैव कॉजेटिव वर्ब्स आ जाती हैं, वहाँ पर किया जाता है। और बेटा इसका चौथा यूज़ कहाँ करते हैं, जब कभी भी आप इसे एडजेक्टिव बनाते हैं। अब ना तो ये एडजेक्टिव है, ना ये आपका पॉजिटिव वर्ब के साथ आया, ना परफेक्शन को दिखा रहा है, ना ये पैसिव वॉइस है। क्यों, इससे पहले बी या हैव नहीं आया, तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। दूसरा, फ्लाइंग आया, प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 ING, ये 3 जगह पर आता है, या तो कॉन्टिन्यूटी बताने के लिए, या एडजेक्टिव के रूप में, या जेरेंट के रूप में। वो भी नहीं है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास आया फ्लू, दोनों में इतना ठीक है। फिर आया ग्रैब और फास्टेंड। अब हम सेंटेंस को देखते हैं। एज द प्लेन डैश थ्रू द टर्बुलेंस, जो खराब मौसम था, स्टॉर्मी वेदर था, उसके अंदर से जब वो गुजरा है तो बेटे पैसेंजर्स डैश दियर सीट बेल्ट्स, यहाँ बात किसकी की गई है, सीट बेल्ट्स की। उन्होंने उन्हें टाइट कर लिया। अब बेटा सीट बेल्ट को टाइट किया जा रहा है तो सीट बेल्ट के लिए क्या आना चाहिए, उसको बांधने की बात आएगी। यहाँ पर पहला शब्द आया हमारे पास ग्रैब। बेटे ग्रैब का मतलब है टू होल्ड समथिंग टाइटली, ठीक है। जब आप क्या कर रहे हैं, एकदम से गिर रहे होते हैं तो कोई भी चीज़ आपके समक्ष आती है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। क्यों, क्योंकि आप जैसे विद्वान लोग अक्सर एक बात कहते हैं, अ ड्रोनिंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रॉ, डूबते को तिनके का सहारा। वो हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर जब उसने क्रिस्टल क्लियर वे में लिखा है सीट बेल्ट, तो सीट बेल्ट को क्या है, ज़्यादा टाइट कर लिया, तो हमारा क्या आएगा, फास्टेंड। अगर यहाँ सीट बेल्ट की बजाय कुर्सी होता या आपकी सीट का हैंडल होता या कोई और दूसरा बंदा होता, उसको पकड़ लिया, तो हम क्या लगाते, ग्रैप्ड लगा देते। अब क्या आ जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बेटे वो व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में यकीन नहीं करता, विश्वास नहीं करता, उसे आप क्या कहते हो। अब भगवान के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आपका एक वर्ड होता है थियोस। बेटे थियोस का प्रयोग किया जाता है गॉड्स या रिलीजन्स के लिए, धर्म या ईश्वर के लिए किया जाता है। वहाँ से बनता है थीस्ट। यहाँ जैसे दिया गया है, ये थी किसके लिए आया, ईश्वर के लिए आया, भगवान के लिए आया, खुदा के लिए आया। ईस्ट क्या है बेटे, बंदा। जैसे साइंटिस्ट, डेंटिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ईस्ट किसके लिए आया, व्यक्ति के लिए। तो थीस्ट क्या बन गया, आस्तिक। आस्तिक मतलब वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो बेटा यहाँ तो नॉट लिखा गया था, ये एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर आया ये थीस्ट। थीस्ट से पहले उसने एक प्रीफिक्स लगा दिया अ, ये ए लगाया तो ये बन गया एथीस्ट। एथीस्ट का मतलब है बेटे नास्तिक, जो भगवान के अस्तित्व में यकीन नहीं करता, हमारा ये हो सकता है। लास्ट दिया गया है बेटे आपका स्केप्टिक। स्केप्टिक के स्पेलिंग में यहाँ के की जगह कई जगह पर आपको सी भी देखने को मिलेगा। ये क्या होता है, जो डाउटफुल होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है, जो डाउट करता है किसी पर। बेटे अक्सर बोला जाता है स्केप्टिसिज्म इज स्लो सुसाइड, अविश्वास किए पतन होए। अब आप लोगों की मैंने बताया था कि एक मूवी आई थी हम तुम्हारे हैं सनम,
उस मूवी के अंदर आपका शाहरुख खान अपनी वाइफ माधुरी दीक्षित पे शक करने लगा था, किस कारण से वो कई बार अपने चाइल्डहुड फ्रेंड सलमान से बातें करती थी, तो उसको ज़्यादा टाइम देती थी। तो ऐसे में वो जब पूरी तरह से ऊब जाएगी, परेशान हो जाएगी, वो क्या कहेगी, आई कैन नॉट पुट अप विद सच ए स्केप्टिक पर्सन, मैं ऐसे शक्की आदमी के साथ गुजर बसर नहीं कर सकती। तो स्केप्टिक किसके लिए था, शक के लिए, ये गलत हो गया। फिर आया एग्नोस्टिक। बेटे एग्नोस्टिक का मतलब होता है वो व्यक्ति जो डाउट करता है, संशय करता है, शक करता है, किस पे, वो कहता है कि आप ईश्वर के रंग रूप आकार आदि के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। ठीक है, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है बेटे एग्नोस्टिक का, अज्ञेयवादी, संशयवादी का। जैसे कबीर जी की निर्गुण विचारधारा पढ़ाई जाती है, वो क्या कहते हैं, ईश्वर के रंग रूप को आप नहीं देख सकते। वहाँ पर बस ये मान के चला जाता है कि ईश्वर है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आपने उसे देखा है। तो ये क्या हो जाएगा, संशयवादी, शक के लिए। हमारा क्या आ जाएगा, एथिस्ट। एंटोनिम ऑफ मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, जो हर चीज में परफेक्शन चाहता है। वो व्यक्ति जो किसी भी चीज के अंदर क्या देखता है बेटे, एक छोटे से छोटे पॉइंट को भी सही देखना चाहता है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, मेटिकुलस का। इसको सिनोनिम्स के रूप में रखा जाता है, तो हमारे पास एक और शब्द आता है फास्टिडियस, यानी हार्ड टू प्लीज, जिसे आसानी से खुश नहीं किया जा सकता, जो हर चीज में कंप्लीटनेस चाहता है। प्रिसाइज, प्रिसाइज भी यही होता है, ये तो इसका सिनोनिम बन जाएगा, ये तो सिनोनिम है। डिटेल्ड, जो माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल की तरफ जाता है, एग्जैक्ट चीज़ों की तरफ चलता है, ये भी इसका सिनोनिम बन गया। केयरफुल, ये भी सावधान। ये तीनों तो हमारे सिनोनिम्स बन गए। इसका मतलब एंटोनिम क्या बनेगा, स्लॉपी। स्लॉपी क्या होता है बेटे, जो ढीला ढाला सा है, जो पूरी तरह से क्या है, केयरलेस किस्म का है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आपके स्लॉपी का प्रयोग करते हैं। ये बारीकियों को चेक करता है और ये कैजुअली लेता है, लाइटली लेकर चलता है, उसे क्या कहेंगे, स्लॉपी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। बेटे जो पूरी तरह से सही है उसको हमें चुनना है। द रिपोर्ट कंप्राइजेज ऑफ 5 सेक्शंस। बेटे ये स्टेटमेंट आई, द रिपोर्ट कंप्राइजेज ऑफ 5 सेक्शंस। अब ये हमारा सही हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, इसको अब समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर उसने क्या लिखा है बेटा, ऑफ का प्रयोग किया है। दूसरे को पढ़ते हैं, द रिपोर्ट कंप्राइजेज 5 सेक्शंस, ये भी हो भी सकता है। द रिपोर्ट इज कंप्राइज्ड ऑफ 5 सेक्शंस, यहां पर भी ऑफ लगाया और यहां पर क्या दिया, ये बी का रूप आ गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, यानी क्या बनाया है, पैसिव वॉइस। और ये हमारा क्या था, एक्टिव वॉइस। ठीक है, अगला आया द रिपोर्ट हैड कंप्राइज्ड। बेटे हैड कंप्राइज्ड यहां पर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद ना तो उसने क्या लगाया, कोई स्टेटमेंट दी साथ में, या फिर किसी एडवर्ब आदि का प्रयोग नहीं किया, तो एक हमारा एलिमिनेट हो गया। ये देखते ही अब हमें बात को समझने की कोशिश करनी है। जब हमारा रिपोर्ट कंप्राइजेज ऑफ लगाया गया है, तो ये ऑफ बेटा गलत माना जाता है। एक्टिव वॉइस के अंदर इसके अंदर ऑफ का प्रयोग ना करें, वो बेटर रहता है, लेकिन कंसिस्ट आता तो ऑफ लगाते हैं। अब हमारा एक एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास आया द रिपोर्ट कंप्राइजेज 5 सेक्शंस, ये हमारा बिल्कुल सही है। दूसरी बात, अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, कंप्राइज्ड ऑफ, इसका प्रयोग किया जाता है। अब पैसिव की जरूरत तो हमें यहां है नहीं, ये तो सेकंड पॉइंट बनेगा। नंबर 1 पर ये आएगा, नंबर 2 पर ये आएगा, तो हम किस पे जाएंगे, बी पे। द रिपोर्ट कंप्राइजेज 5 सेक्शंस। हमेशा ध्यान से अटेम्प्ट करें इसको। इट इज एसेंशियल दैट शी डैश प्रेजेंट एट द मीटिंग टुमारो। कल की बात है। इट इज एसेंशियल दैट, दैट हमारा कंजंक्शन आ गया, उसके बाद सीधा सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब फिल करनी है। यहां पर सेंटेंस का मूड कौन सा है, सब्जेक्टिव मूड है। और ऐसे में जब हमें यहां वर्ब फिल करनी होती है तो हमारा इज या वॉज तो आता नहीं है, ये तो हमारा कट जाएगा। ठीक है, वर आ नहीं सकता, ये गलत हो जाएगा, ये हाइपोथेटिकल के लिए यूज किया जाता है। तो हमारा क्या आ जाएगा, शी बी प्रेजेंट एट द मीटिंग टुमारो, ये बन जाएगा। ये इकलौता ऐसा सेंटेंस है जो आपके चारों पेपर्स में से मुझे काम का नज़र आया है कि ऐसे आपको दिए जाने चाहिए हायर लेवल पे, क्योंकि ये आपकी खाल उतारने के लिए होते हैं, ये आपके दिमाग के लिए होते हैं।
ईच ऑफ द बॉयज हैव सबमिटेड हिज असाइनमेंट टुडे। यहां पर आया बेटे ईच के साथ ऑफ आ गया, ऑफ के बाद प्लूरल आएगा, द बॉयज बिल्कुल ठीक है। अब जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, नो वन, समवन आदि होता है, उसकी जो वर्ब लगाई जाती है वो तो एक वचन लगाई जाती है, सिंगुलर आएगा। तो ईच के कारण यहाँ पर हैव हमें प्लूरल दिया गया है, हमें किसका चयन करना है बेटा, हैज का। हैज सबमिटेड, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, बिल्कुल ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। व्हाट हिज असाइनमेंट, ये ऑब्जेक्ट बन गया, इसी ईच के कारण यहाँ पर हिज लगाया। टुडे ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ये फुल स्टॉप नहीं आएगा, ये टाइपोग्राफिकल एरर है क्योंकि टुडे पे लगेगा। अब यहाँ बेटे हमारा एरर कहाँ पर बना, हमारा एरर बना सेकंड के अंदर। अब सेकंड कहाँ दे रखा है, सेकंड दे रखा है डी पोजीशन पे, तो आ जाएगा ईच ऑफ द बॉयज हैज, ये बन जाएगा। दे वर फाइनली एबल टू डैश आफ्टर ए लॉन्ग डिसएग्रीमेंट। दे वर फाइनली एबल टू के बाद हमें क्या चाहिए, यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए बेटा। स्पिल ठीक है, बर्न ठीक है, बाइट ठीक है, बेरी ठीक है, चारों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स आई हैं। अब हमें ये सारे ईडियम्स दिए गए हैं, इन ईडियम्स को यहाँ पर फिल करना है। तो फिल करने से पहले हमारी ड्यूटी बनती है कि हम स्टेटमेंट को थॉरली समझें। दे वर फाइनली, अंत में वे इस काबिल थे, समर्थ थे, योग्य थे। आफ्टर ए लॉन्ग डिसएग्रीमेंट था उनके अंदर, इसका मतलब बाद में क्या हुआ, वो एग्री हो गए। दे पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, दे सेटल्ड देयर डिस्प्यूट, ये बनेगा। अब पहला आया स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स क्या होता है, स्पिल का मतलब होता है छलक जाना, खिंड जाना, रित जाना, बिखर जाना। बीन्स क्या है बेटे, जो अनाज के लिए यूज किया गया है। एक लिफाफे में मैं कोई चीज़ लेकर जा रहा हूँ, छोटे भाई ने पूछा क्या है, मैं उससे छिपाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतनी देर में मेरा हाथ उसमें कहीं चुभ जाता है, नखून से वो फट गया कागज़ उसका, उसमें से 2-4 दाने गिर गए, उसे पता चल गया क्या छिपाया जा रहा था। तो ये है बेटे भांडा फोड़ना, कलई खोलना, भेद उजागर करना। तो स्पिल द बीन्स तो हमारा इनएप्रोप्रिएट है, गलत हो गया। बर्न द ब्रिज नहीं होता, बर्न द ब्रिजेस होता है, ये आपके पेपर की गलती है। या फिर यहां पर बोट्स होता है, बर्न द बोट्स या बर्न द ब्रिजेस। बेटे मैं पुल के पार गया और पार जाने के बाद क्या किया, मैंने पुल को उड़ा दिया बम से, क्या वापस लौट पाऊंगा? तो पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, उसे कहते हैं बर्न द ब्रिजेस, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। बाइट द बुलेट, इसका प्रयोग जब किया जाता है बेटे, जब पुराने टाइम में सैनिकों को एनेस्थीसिया आदि ना दे करके सीधा सीधा उनको एक क्रिटिकल कंडीशन में से गुजरना होता था, उन्हें ऑपरेट किया जाता था, वहाँ यूज किया जाता था बाइट द बुलेट, ये भी इनअप्रोप्रिएट है। अगला है बरी द एग्स। बेटे अगर मैं किसकी बात करूं, डिक्शनरी की बात करूं, तो ये पूरी तरह से गलत है। यहाँ एक्स नहीं लिखा जाता, यहाँ पर लिखा जाता है हैचेट, यहाँ पर हैचेट लिखा जाता है, ना कि एक्स लिखा जाता है। एक्स वाला कौन सा होता है, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, यानी अपना उल्लू सीधा करना, मतलब निकालना, वेस्टेड इंटरेस्ट, सेल्फिश मोटिव, उसके लिए यहाँ पर हैचेट आता है। और बेरी द हैचेट का मतलब क्या होता है बेटे, इसका मतलब होता है कि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया है उसको पैच अप कर देना, उसको सेटल कर देना, मामले में शांति स्थापित करना, उसको कहते हैं बरी द हैचेट। कैसे, जब लड़ाई झगड़ा होता है दो गुटों में, तो आप जैसे समझदार लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हथियार को अपने कब्जे में कर लेते हैं, फिर बात हल्के फुल्के में निपट जाती है। वो क्या था, बरी द हैचेट। तो हमारा इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसके लिए आप लोगों को 2-3 इडियम्स और भी करवाए गए हैं, जैसे पॉर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, और एक दूसरा करवाया गया था होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच। बाय द टाइम वी गॉट देयर, जब तक हम वहां पहुंचे, द ट्रेन डैश। अब इसमें भी वही आया जो पिछले पेपर में भी आया था, बाय द टाइम या बिफोर लगा दिया, और यहां पर क्या आया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड फॉर्म। हम वहां पहुंचे, वहां पहुंचने से पहले यानी ट्रेन जा चुकी थी, इसका मतलब है द ट्रेन, और वो काम पहले हो चुका था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो लीव्स, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, एलिमिनेट हो जाएगा। हैज लेफ्ट, ये प्रेजेंट में परफेक्ट है, गलत हो जाएगा, हमें तो पास्ट परफेक्ट चाहिए। लेफ्ट अकेला पास्ट इंडेफिनिट है, इनअप्रोप्रिएट है, क्या आ जाएगा, हैड लेफ्ट।
नेक्स्ट बेटे, अरेंज द फॉलोइंग इन ए प्रॉपर सेंटेंस। जो हमें ये 4 टुकड़े करके दिए गए हैं एक सेंटेंस के, इससे इसको मीनिंगफुली अरेंज करना है। द स्टेशन रीच्ड बिफोर नून दे। अब बेटे द स्टेशन, स्टेशन थोड़ी ना पहुंचेगा, रीच्ड क्या है, हमारी सेकंड फॉर्म है। इस सेकंड फॉर्म को किसकी जरूरत है, सब्जेक्ट की। बिफोर नून, बिफोर नून हमारा क्या आ गया, एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। बिफोर प्रेपोजिशन, नून उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और दे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। इसका मतलब पहले हमारा सीक्वेंस क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट, और फिर हमारे एडवर्ब्स आदि लगा देंगे। मेन होते हैं ये 3। तो पहले क्या आएगा, दे आया तो फोर्थ पॉइंट पहले आएगा। फर्स्ट एलिमिनेट हो गया, सेकंड एलिमिनेट हो गया, यहां दोनों में फोर्थ आया। दे के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब। दे रीच्ड कहां पर आया, यहां पर आया, क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। दे रीच्ड कहां पहुंचे, द स्टेशन, फर्स्ट आ गया। फिर कब पहुंचे, बिफोर नून, हमारा क्या बन जाएगा, टी ऑप्शन। सिनोनिम ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट क्या होता है, प्राचीन होता है, जो हिस्टोरिक होता है, ओल्ड होता है, पास्ट टाइम की बात की जा रही है। अब यहाँ सिनोनिम की बात की गई है, फ्यूचर ये भविष्य के लिए आ गया, एलिमिनेट हो गया। करंट, जो आपको करंट इवेंट्स पढ़ाए जाते हैं, जो रिसेंट है, हाल ही में है, लेटेस्ट चीज़ें हैं, उनकी बात की जा रही है। अपडेटेड हैं, उनकी बात, गलत हो गया। रिसेंट, हाल का, ये भी गलत हो गया, क्या आ जाएगा, ओल्ड, ये बन जाएगा। तो ये था बेटे आपका एग्जाम आज के लिए। आप लोगों ने इसमें देखा कि कितना सरल एग्जाम दिया गया है, लेकिन आपकी मंजिल ये नहीं है। ये CET तो एक चाबी थी वहाँ पहुँचने के लिए, ये तो एक तरीके का क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। अब जो आपका अगला एग्ज़ाम आएगा उसमें आपको अच्छे तरीके से स्कोर करना है। तो जिस पद्धति को हम इंस्टीट्यूट में लेकर चल रहे हैं कि आप हाईएस्ट लेवल तक जाएं, ये तो छोटे मोटे लेवल्स हैं, आप वहाँ तक काम करें, तो उसके लिए लगातार सतत प्रैक्टिस करते रहिए, हर रोज़ पेपर्स लगाते रहिए, इसी तरीके से हमें फीडबैक देते रहिए। और मैंने आपके पिछले जो डिस्कस करके देखे तो आपका जो रिज़ल्ट देखा बहुत ही अच्छा है। किसी भी बच्चे ने नंबर नहीं कटने दिया इंग्लिश के अंदर, तो बड़ी खुशी हुई इस चीज़ की। इसी तरीके से कोशिश करेंगे कि आपका जो अगला एग्ज़ाम होगा उसमें भी आप अव्वल रहें। अपनी समस्या यहाँ पर इसी तरीके से साझा करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लासेस में, तो इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।